दोस्तों, आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का दूसरा चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम है ब्लड। ओके, तो इंट्रोडक्शन में क्या दिया है? इंट्रोडक्शन में मतलब ये दिया है कि ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड को क्या बोला जाता है? फ्लूइड ऑफ लाइफ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। और उसको क्या बोला जाता है? फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बोला जाता है, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं उसे हर टिश्यू को पहुँचाने का भी काम करता है। और उसे एक बोला जाता है फ्लूइड ऑफ हेल्थ, क्योंकि ये बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है अगेंस्ट डिसीज़, क्योंकि जो टिश्यू में या किसी ऑर्गन में कोई वेस्ट प्रोडक्ट तैयार हो रहा है तो उसे इलिमिनेट करने का भी काम कौन करता है? ब्लड करता है। अब ब्लड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? तो ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। अगर जो आर्टरी में ब्लड होगा उसका जो कलर होगा वो स्कारलेट रेड होगा, मतलब थोड़ा सा ऐसा ब्लैकिश टाइप रेड। और अगर वेन्स में कोई ब्लड है तो उसका जो कलर है वो पर्पल रेड होगा। समझ गए? अब आगे वॉल्यूम कितना होता है? नॉर्मल इंसान में ब्लड का जो वॉल्यूम है वो 5 लीटर होता है। अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी है तो उसके अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है वो 450 ml होता है। और अगर कोई वुमन है तो वुमन के अंदर थोड़ा सा जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल से थोड़ा कम होता है, वो होता है 4.5 लीटर। ओके, अब पीएच क्या होता है ब्लड का? तो पीएच होता है 7.4। मतलब ब्लड जो है वो थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा सा अल्कलाइन नेचर का है। विस्कोसिटी कैसी है ब्लड की? ब्लड इज 5 टाइम मोर विस्कस देन वाटर। ओके, अब ब्लड में कंपोजिशन कौन कौन सा है? तो ब्लड में फॉर्मल एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा, ये 2 सब्सटेंस होते हैं। अब फॉर्म एलिमेंट्स मतलब जो सेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो रेड ब्लड सेल मतलब इरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स मतलब ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइट्स। अब यहाँ पर इन्होंने एक एक्टिविटी दी है, हेमाटोक्राइट वैल्यू। हेमाटोक्राइट वैल्यू मतलब क्या है? तो अगर आपने किसी टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया, उसे सेंट्रीफ्यूज किया, तो आपको टेस्ट ट्यूब में दो लेयर देखने को मिलेंगे। जो नीचे का लेयर होगा वो फॉर्म एलिमेंट से बनेगा, और जो उसके ऊपर का लेयर होगा वो प्लाज्मा का होगा। और जो प्लाज्मा होगा वो 55% होगा, और जो फॉर्म एलिमेंट है वो 45% होगा। और उन दोनों के बीच एक वाइट बफी कोट भी आपको देखने को मिलेगा। वो वाइट बफी कोट क्यों बनता है? क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट जो होता है उनका मतलब मिक्सिंग से वो एक वाइट बफी कोट बनता है। समझ गए? तो इतना यहाँ पर दिया है। अब प्लाज्मा में क्या होता है? तो प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का होता है, मतलब ऐसा थोड़ा येलिश, फेंट येलिश कलर प्लाज्मा का कलर होता है। ओके, उसमें 91 to 92% क्या होता है? वाटर होता है, और 8 to 9% सॉलिड्स होता है। ओके, अब आगे दिया है सीरम। सीरम क्या है? हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। देखो, सीरम क्या होता है? अगर प्लाज्मा में क्या होता है? फाइब्रिनोजन होता है। फाइब्रिनोजन का इंपॉर्टेंस ये है कि ये क्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। फाइब्रिनोजन जो होता है वो जब ब्लड क्लॉट होता है तब फाइब्रिनोजन का कन्वर्जन फाइब्रिन में होता है, तो उस वक्त वो क्लॉट बन जाता है। तो ये फाइब्रिनोजन का इंपॉर्टेंस है। और अगर आप प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकालेंगे तो जो बचेगा उसको हम सीरम बोलते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई? देखो यहाँ पर उन्होंने फॉर्मूला भी लिखा है, सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। मतलब प्लाज्मा में से अगर हमने फाइब्रिनोजन को निकाल दिया तो जो बचेगा वो सीरम होगा। अब ब्लड का फंक्शंस का है, तो फर्स्ट फंक्शन उन्होंने दिया है न्यूट्रिटिव फंक्शन, मतलब ब्लड में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो जो टिश्यू सेल तक पहुंचता है ब्लड उसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह देता है। अगला है रेस्पिरेटरी फंक्शंस, मतलब जो ऑक्सीजन वगैरह होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसे भी टिश्यू तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। एक्सक्रीटरी फंक्शन, मतलब अगर कोई वेस्टफुल सब्सटेंस है वो किसी टिश्यू या ऑर्गन से निकला हुआ है तो उसे कौन रिसीव करता है? ब्लड करता है, और उन्हें किडनी, स्किन या लीवर, ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है उनकी तरफ भेज देता है। अगला है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम, मतलब जो एंजाइम्स एंड हार्मोन्स है, अगर कोई एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड से डक्टलेस ग्लैंड है तो वो सीधा हार्मोन कहाँ पर रिलीज करेगा? ब्लड में करेगा, और जहाँ पर उसका टारगेट ऑर्गन है वहाँ पर ब्लड के थ्रू हो जाएगा। आगे है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, मतलब ब्लड में मोस्टली वाटर भी रहता है, तो
अगर किसी टिश्यू को वाटर की भी ज़रूरत है तो वो वाटर ब्लड के थ्रू ही उस टिश्यू को मिल पाता है। तो इसलिए रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस भी ब्लड के थ्रू होता है। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, अब आप एक बात समझो, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन है, वो जो दो सब्सटेंस है वो बफर है, मतलब कुछ भी हो जाए, धरती इधर की उधर हो जाए, लेकिन उनका जो पीएच है वो चेंज नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन और हीमोग्लोबिन ये जो दो है ये बफर है। तो वो क्या करते हैं, वो एसिड बेस का रेगुलेशन करते हैं, एसिड बेस बैलेंस बना के रखते हैं। अब रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारे मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेशन करने का जिम्मेदारी किसके ऊपर है, ब्लड के ऊपर है। अब स्टोरेज फंक्शन, मतलब देखो, अब वाटर हो गया और अदर प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये जो सब्सटेंस है ये ब्लड के अंदर ही रहते हैं और जिस टिश्यू को उसकी रिक्वायरमेंट है वो ब्लड से ही उन सब्सटेंस को ले पाता है। तो इस और तो मतलब ये जो सब्सटेंस है ये हमेशा ब्लड के अंदर मतलब स्टोरेज क्वांटिटी में रहते हैं वगैरह। तो इसलिए ब्लड जो है वो स्टोरेज का भी फंक्शन करता है। और डिफेंसिव फंक्शन में मतलब अगर कोई बाहर से एंटीजन आया है, कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, कोई बैक्टीरिया आया है, वायरस आया है, तो ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं वो हम अगले टॉपिक में देखने वाले हैं कौन कौन से सेल्स है। तो जो सेल्स होते हैं उसमें से मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल ये जो है वो उस एंटीजन को, उस फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फ करने का काम करती है। जो लैम्फोसाइट्स होते हैं, वो जो लैम्फोसाइट्स होते हैं वो भी मतलब इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। इयोसिनोफिल ये अर्सो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंस होते हैं। तो ऐसा ब्लड के अंदर जो सेल होते हैं वो डिफेंसिव फंक्शन के लिए भी इस्तेमाल आते हैं। यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम प्लाज्मा प्रोटीन ये टॉपिक देखेंगे। बाय।